जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। क्यूरेटर्स को अभी जॉइन किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। छोटा-सा काम ये भी कर दीजिएगा कि सब्सक्राइब करके लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें और बेल नोटिफ़िकेशन को इसलिए प्रेस कीजिएगा, मैं हमेशा इस वीडियो में इसलिए ये बात बोलता हूँ स्टार्ट में क्योंकि आपको पता है इस प्लेटफ़ॉर्म की वीडियो किसी एक टॉपिक पे होती नहीं है और इसी वजह से कि ताकि हर टॉपिक की वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप लोगों ने एयर एंड की वीडियो पसंद की, इसका बहुत शुक्रिया। अगर हम पाकिस्तान का वैसे जायज़ा लें तो तकरीबन 26 लाख या उससे ज़ायद लोग ऐसे हैं जो जुज़वी या मुकम्मल तौर पर नाबीना हैं। हम बात उस मुल्क की कर रहे हैं जो तीसरी दुनिया में है। हम बात उस मुल्क की कर रहे हैं नाज़रीन कि जहाँ पर बमुश्किल 2% बजट का हिस्सा तालीम पर खर्च किया जाता है। हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहाँ पर सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और सरहद का तो अलग-अलग तालीमी निज़ाम है ही, बल्कि उसके अलावा आगा खान बोर्ड, फेडरल बोर्ड, कैम्ब्रिज सिस्टम और न जाने कौन-कौन सी एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ जब भी हम तालीम की बात करते हैं तो बड़े अफ़सोस से मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि बहुत कुछ हमें करना है, सलाहियतें बहुत हैं लेकिन करना बहरहाल बहुत कुछ है। इस सिचुएशन में जब हम बसारत से महरूम अफ़राद की बात करते हैं तो यहाँ भी सूरत-ए-हाल कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, अगरचे इदारे ज़रूर हैं, लेकिन उन इदारों में जो काम करने वाले लोग हैं अनफॉर्च्यूनेटली वो बहुत कम इदारों में ऐसे लोग हैं जो इन लोगों के बारे में सोचते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ख़्वाह वो हिल्टन माइकल हो, वो हेलन केलर हो और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने तमाम तर नामसाइब हालात के बावजूद अपनी सलाहियतों को मुज़ाहिरा करके लोगों के दरमियान अपना लोहा मनवाया, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और उसी सिलसिले की एक कड़ी हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं, ही डिड हिज़ मास्टर्स इन sociology as well as international relation, did his diploma certification on entrepreneurship from IBA. He is currently working as a founder of BNI organization. He have also worked with some other NGOs as well, and he has been the founder of Pakistan Blind Sports. So let me have this privilege, honor, and welcome to Mr. Salman Ilahi with me. Assalamu alaikum Salman bhai, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र वक़ार बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे जॉइन किया और कैसा लग रहा है एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे आके जहाँ एक टॉपिक पर बात होती नहीं है? नहीं, यकीनन ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि होता यही है कि बहुत कम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, बल्कि ना होने के बराबर ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिसमें तमाम टॉपिक्स पे बात हो और ये बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि आप एक टॉपिक से कभी-कभार बोर हो जाते हैं, तो आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिल रहे होते हैं, तो वो एक एन्जॉयमेंट भी बरकरार रहती है और आपकी नीड, आपकी ज़रूरत भी बरकरार रहती है। इसीलिए हमने इसका नाम क्यूरेटर्स रखा है ताकि लोगों को क्यूरियोसिटी रहे कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होगी। अच्छा जी, आज जो हमारी गुफ्तगू का महवर होंगी वो 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आपने माशाल्लाह आईबीए के साथ एंटरप्रेन्योरशिप पर सर्टिफिकेशन भी किया है। जब हम आईबीए की बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये फाइंड आउट करना कि वहाँ पर किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट किया जाता होगा। किसी मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा है सर्टिफिकेशन के दौरान लोगों के, ख़ास तौर पे टीचर्स की जानिब से? देखिए, सबसे पहली बात कि यस आई वाज़ द फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन जो आईबीएम में एंटर हुआ है और उसने अपनी सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कंप्लीट किया है। यकीनन एक मुश्किल चीज़ ज़रूर थी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आईबीए के तमाम टीचर्स, स्टाफ मुकम्मल तौर पे एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के हवाले से अवेयर भी थे और मुकम्मल तौर पे कोऑपरेटिव भी थे। हाँ, इश्यू जहाँ पे आया, इश्यू सिर्फ़ ये हमारे साथ जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटीज़ चाहे आईबीए हो, चाहे कराची यूनिवर्सिटी हो या यहाँ तक के जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो फैसिलिटीज़ का इश्यू बिल्कुल है, लेकिन कोऑपरेशन का और अवेयरनेस का इश्यू आईबीए में मुझे बिल्कुल नहीं मिला। अच्छा, वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है और इसी वजह से लोगों को एनकरेजमेंट नहीं मिलेगी इंशाल्लाह इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कि वो आईबीए जॉइन करके वहाँ से सर्टिफ़िकेशंस कर सकते हैं। माशाल्लाह से आपने डबल मास्टर्स किया है, इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ जाऊँ जस्ट अ क्विक वर्ड कि एक मास्टर्स पे अमूमन लोगों की बस हो जाती है, ज़रूरत क्यों पेश आई दूसरे मास्टर्स की? में देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये ज़रूरी था कि अगर आपको कुछ करना है, लाइफ़ में कुछ बनना है, प्रूव करना है कि यस आई एम समथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव एजुकेशन और इतनी एजुकेशन होना ज़रूरी है कि जो प्रूव कर सके दुनिया के सामने कि यस आई एम ब्लाइंड बट आई कैन डू एवरीथिंग,
राइट? तो ये मेरी सोच थी, मेरी अप्रोच थी, जिसकी बेस पर मैंने पहला मास्टर्स किया, सेकंड मास्टर्स किया और थर्ड मास्टर्स में भी मैंने एडमिशन ले लिया था, लेकिन ड्यू टू जॉब मैं मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाऊँ। फिर मैंने एमफिल किया, एमफिल करने के बाद एमफिल करने के बाद पीएचडी की तरफ मैं यकीनन जा रहा था और मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बीएड भी कंप्लीट कर लिया था। बीएड के साथ मैंने ये आईबीएस से मैंने डिप्लोमा भी कंप्लीट कर लिया था और ये एजुकेशन मेरी कंटिन्यू चल रही थी। लेकिन फिर और जॉब में जैसे ही मैं सुपरवाइजर बन गया तो फिर वहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं एजुकेशन को मज़ीद कंटिन्यू कर पाऊँ। अच्छा, आपने माशाल्लाह पाकिस्तान की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी आप हिस्सा रहे, तो क्रिकेट की तरफ कैसे आ गए इतना, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई या शुरू से ही था कि क्रिकेट खेलनी है? देखिए मैं स्कूलिंग में ब्लाइंड स्कूल में बहुत लेट आया हूँ। सही है, मुझे नहीं पता था ब्लाइंड स्कूल्स के हवाले से और मेरी एजुकेशन नहीं हो पाई थी पहले। 17 इयर्स में मैंने ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन लिया है। उससे पहले मेरी विज़न थी थोड़ी बहुत लेकिन ब्लाइंडनेस होने की वज़ह से मैं नॉर्मल स्कूल्स में नहीं पढ़ पा रहा था। तो वहाँ पे उस वक़्त मुझे इस जो क्रिकेट के हवाले से जुनून की हद तक ये नहीं कहना चाहिए कि एक शौक था मुझे। लेकिन ड्यू टू जो विज़न प्रॉब्लम मैं नहीं खेल पा रहा था, तो मेरे दोस्त मुझे साथ खिलाने के लिए फुटबॉल से हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। मुझे याद है कि वो बड़ी-बड़ी फुटबॉल लेकर आते थे और हम लोग उससे क्रिकेट खेला करते थे। मैंने काफ़ी अरसे तक फुटबॉल से क्रिकेट खेला है। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे मेरे पैशन की वज़ह से फुटबॉल से क्रिकेट खेला है। जब मुझे ब्लाइंड क्रिकेट का पता लगा तो मैंने जुनून की हद तक मैंने उसमें प्रैक्टिस करी, उसमें ट्रेनिंग्स ली, उसमें मैंने हिस्सा पार्टिसिपेट किया। पहले मैं कराची टीम में आया, फिर मैं सिंध टीम में आ गया और फिर 2002 के वर्ल्ड कप में सिलेक्शन थी पाकिस्तान टीम की, मैं उसमें सिलेक्ट हुआ और बिलाकर मैं वर्ल्ड कप खेलने चला गया। यकीनन ये एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान की जो वैसे टीम है उसने तो एक ही वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन पाकिस्तान ब्लाइंड टीम 2 मर्तबा लगातार वर्ल्ड कप जीत चुकी है बिटवीन 98 टिल 2002 और हम ये दुआ करते हैं कि ये टीम मज़ीद आगे जाए। अभी भी इन लोगों ने एक क्लीन व्हाइट वॉश किया था सीरीज़ में और पाकिस्तान ब्लाइंड की टीम के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ और ख्वाहिशात। आप पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स के फाउंडर भी हैं, तो क्रिकेट के अलावा कौन-कौन से स्पोर्ट्स आप लोग करवाने की कोशिश करते हैं और इस तरफ ख़्याल कैसे आया? क्योंकि अमूमन जब हम विजुअली चाले लोगों की बात करते हैं ना, तो लोगों को सिर्फ एक ही खेल का पता है, वो है क्रिकेट। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स? एक्चुअली 2009 में जब मैं क्रिकेट उरूज पे था पाकिस्तान में कराची में मैं उस वक्त एज अ कैप्टन एज अ जनरल सेक्रेटरी मैं काम भी कर रहा था सिंध सिंध जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसके हवाले से तो उस वक्त मुझे जब डिफरेंट इंटरनेशनल मेरे टूर्स हुए इंटरनेशनल टीम्स के प्लेयर्स से मेरी कोऑर्डिनेशन हुई तो मुझे पता लगा कि और दूसरे स्पोर्ट्स भी होते हैं तो मैंने उस वक्त सोचा कि भाई और स्पोर्ट्स पाकिस्तान में क्यों नहीं है उस पर मैंने काम शुरू किया और 2014 में मैंने पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाई उसके तहत फिर हमने सबसे पहले एक छोटा सा फेस्टिवल किया था कराची में और पूरे पाकिस्तान से हमने जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं उनको बुलाया उसमें हमने जो वो टग ऑफ वॉर पंजा चेस स्विमिंग रेसिंग ये हमने कुछ जो है वो गेम्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा के और ये गेम स्टार्ट किए अब अगर हम इस वक्त की बात करते हैं तो तकरीबन 2016 से लेकर मैं हर साल तकरीबन एक नेशनल इवेंट जरूर कराता हूं और अब हमने पिछले 3 साल से हम 2 इवेंट करवा रहे हैं हर साल जिसमें फीमेल्स का हमने अलग कर दिया है और मेल का अलग कर दिया है इसमें हमने डिफरेंट गेम्स को इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जिसमें फुटबॉल जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ब्लाइंड पर्सन फुटबॉल खेल सकते हैं इस वक्त फुटबॉल जूडो आर्चरी एथलेटिक्स ये 4 मेन गेम्स हैं जिनको हमने फोकस किया हुआ है और इनको इंट्रोड्यूस करवा के ना सिर्फ हम इसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं बल्कि रिसेंटली हमारा फरवरी में इंशाल्लाह जो एक नेशनल चैंपियनशिप में होने जा रही है और इसमें हम पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं क्योंकि अब हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स में हमें पार्टिसिपेट करना है फर्स्ट टाइम अगस्त 2023 में क्या बात है! अच्छा, तो बाकी जो हमने साथ में जैसे अभी जूडो कराटे की बात कही, एथलेटिक्स की बात कही और फुटबॉल की बात कही, तो फुटबॉल के अंदर भी क्या उसी तरीके से जैसे क्रिकेट के बारे में तो उम्र लोगों को ये पता है ना कि भई एक झुनझुना टाइप बॉल के अंदर कुछ ग्रिंग्स होते हैं जिससे वो आइडिया हो जाता है कि बॉल कहाँ जा रही है, फिर बल्ले को लटा कर अमूमन खेला जाता है। फुटबॉल के अंदर भी कोई ऐसा ही मामला होता है? बॉल के अंदर कुछ इस किस्म की चीज़ होती है? जी, वक़ार बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अंदर बिल्कुल जिसको आम ज़बान में हम झुनझुना कहते हैं, दरअसल इसके अंदर स्टील बॉल्स होती हैं, जो आपस में टकराने से साउंड क्रिएट कर रही होती हैं। वो फुटबॉल से आपको पता लग रहा होता है फुटबॉल कहाँ जा रही है। उसमें दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है जो प्लेयर्स भाग रहे होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो वाय, 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 वाय कहते हुए भागेंगे, ताकि सामने वाले बंदे को अंदाज़ा हो कि कोई भाग के उनकी तरफ आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, वरना तो फुटबॉल तो इस तरह का खेल है कि बड़े हादसे होने लग जाएँगे फिर तो।
ये कोई हर कोई एक दूसरे एग्ज़ैक्टली, पे एग्ज़ैक्टली। इस तरीके से बॉल को जो पासेस वगैरह दिए जाते हैं ना, आपने आर्चरी की बिल्कुल। बात, आई एम एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि आर्चरी किस तरीके से खेलते हैं विजुअली चैलेंज्ड लोग? दिस इज़ वेरी गुड। वाक़ई कोई भी अगर सुनता है तो वो सुन के हैरान हो जाता है कि आर्चरी और ब्लाइंड ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन बड़ी मज़ेदार मैं आपको बात बताऊँ कि जितनी भी फ़ोर्सेस हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग भी उनकी आइज़ को क्लोज़ करके की जाती है। उसका रीज़न ये है ताकि उनके जो निशाने हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएँ। तो ये डेफ़िनिटली फ़ोर्सेस में भी इसी तरह होता है। अगर हम अपनी आर्चरी की बात करते हैं तो इनका एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड पे रख के उनको उस स्टैंड से समझ लें कि जो सामने उनका जो टारगेट है, उस टारगेट को वो उस स्टैंड के ज़रिए जाँचते हैं, परखते हैं, उसके बाद वो तीर चलाते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे हम शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको जब वो तीर चलाते हैं तो कभी ऊपर लग रहा है, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि अब नीचे लगाना है। अब जब वो नीचे लगाते हैं तो ज़्यादा नीचे लग गया, अब उनको फिर बीच में करना है। तो इस तरह वो करते-करते वो प्रैक्टिस करती हैं और इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि आपको बड़ी मज़ेदार मैं बताऊँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्चरी एसोसिएशन के तनवीर साहब हैं, जो कि हमारे साथ अटैच भी हैं और वो गए हैं और वो पाकिस्तान की तरफ से गोल्ड मेडल हासिल करके आए हैं। वाह! क्या बात है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और यकीन करें इतना अच्छा लग रहा है ये इस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस करते हुए। हम स्पोर्ट्स को इंशाल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में और डिटेल में भी बात करेंगे। स्किल डेवलपमेंट पे थोड़ा-सा आते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम उनके अंदर हम कैसे अपने बच्चों को ला सकते हैं? मिसाल के तौर पर पब्लिक स्पीकिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, बमुश्किल 2-3 लोग हमें सुनाई देते हैं। जैसे सिंगिंग में मुझे पता है बिलाल शफ़ी पटेल इज़ समबडी हू इज़ माशाल्लाह से डूइंग फिनोमिनल जॉब। लेकिन इसको हम रेगुलैरिटी के साथ कैसे कर सकते हैं? देखिए 2-3 प्रॉब्लम्स वक़ार जो हमें फेस करनी पड़ी हैं जिसकी वज़ह से हम थोड़ा-सा पीछे रह गए। वरना स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग अगर हम बात करते हैं 90s में तो ब्लाइंड कम्युनिटी बहुत हाई लेवल पे थी। लोगों को नहीं पता लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग में और स्किल डेवलपमेंट में ब्लाइंड कम्युनिटी बहुत आगे थी 90s में, 80s में। ये गोल्डन पीरियड रहा है ब्लाइंड लोगों का। लास्ट अगर हम बात करते हैं तो लास्ट डिकेड तो उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये रहा है कि जिसकी बेस पर हमारी जो कम्युनिटी है वो काफ़ी पीछे हो गई। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि जो नए तेज़ी से इंस्टीट्यूट्स बने, वो अवेयर ही नहीं थे पर्सन विद डिसेबिलिटी के हवाले से। एक तो पहला ये प्रॉब्लम आया, उनके टीचर्स भी अवेयर नहीं थे, उनके जो स्किल्ड उनके टीचर्स हैं वो भी अवेयर नहीं थे। सेकेंडली हमारी खुद अपनी कम्युनिटी को भी पता नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या उनके पास स्किल्स हैं या माशरे सोसाइटी में कौन-सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको वो हासिल करके वो आगे आ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम पिछले हमारे 10-15 साल में कोई भी इंस्टीट्यूट ना होने की बेस पर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अदरवाइज़ यकीनन अभी रिसेंटली आपको मैं बताऊँ कि बहुत तेज़ी से नापा नापा से बहुत तेज़ी से जो है हमारे पर्सन विद विजुअली इम्पेयर्ड जो हैं वो वहाँ से पास आउट हो रहे हैं और बहुत अच्छे सिंगर्स बन रहे हैं। रिसेंटली रुबैल नाम बहुत कम लोग जानते हैं, बड़े ज़बरदस्त म्यूज़िशियन बन चुके हैं। इसके अलावा जूलियन है, वो बहुत ज़बरदस्त सिंगर बन चुके हैं। फुरकान बॉबी हैं, वो बड़े ज़बरदस्त सिंगर बन चुके हैं और कई सिंगर्स ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं और ये स्किल बहुत ईज़िली ब्लाइंड लोग हासिल भी कर सकते हैं और इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो इस वक़्त सबसे बड़ी हमारे पास कामयाबी हुई है वो आईटी के हवाले से हुई है। स्किल डेवलपमेंट में अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये हुआ कि बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए लेकिन क्योंकि हमारे कंप्यूटर की कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, हमारे स्कूल्स में कंप्यूटर इतना अच्छा सिखाया नहीं जाता था, जिसकी बेस पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और इसमें रिसेंटली जब हमारे एक टीचर हैं अदील राजा जिन्होंने पहली मर्तबा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट की और वो उन्होंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में। तो ये एक ऐसे टीचर हमारे पास आ गए जिन्होंने कई इस वक़्त 100 ऐसे हमारे पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड हैं कराची में, बल्कि अब तो ऑनलाइन में पूरे पाकिस्तान में वो उनको ट्रेन कर रहे हैं, जिससे बहुत तेज़ी से इनको जॉब्स मिलना शुरू हो गई। सही है, तो अब हम थोड़ा-सा और आगे आ रहे हैं। ऑडियो एडिटिंग कोर्स है,
के एफएम चैनल, तमाम वीडियो ये जो आपके वेब चैनल्स हैं, उनमें बहुत ईज़िली इनको जॉब्स मिल सकती है। ऑडियो ऑडियो एडिटिंग में बड़े ज़बरदस्त तरीके से ब्लाइंड पर्सन्स काम कर रहे हैं और इनकी ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब जो आगे मज़ीद अगर आप देखते हैं तो ई-कॉमर्स एक ऐसा इस वक़्त प्लेटफ़ॉर्म है, या हम फ्रीलांसिंग की तरफ इन बच्चों को ला सकते हैं और बहुत ईज़िली ला सकते हैं। इश्यू ये है कि हमारे पास टीचर्स नहीं हैं उस लेवल के, या अगर हम किसी आम टीचर को लेते हैं तो वो इन बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता, जिसकी बेस पर थोड़ा-सा गैप आ रहा है। अगर इस गैप को दूर कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ईज़ी जॉब्स हैं ये, बहुत ईज़ी ट्रेनिंग्स हैं, स्किल डेवलपमेंट है ये, जिसके ज़रिए हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी बहुत आगे आ सकती है। अच्छा, बहुत अच्छा आपने इसको समराइज़ किया। मेरा अगला सवाल आपसे होगा रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के हमने देखा है बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में सलमान भाई एक ही लोगों के अंदर व्यू है कि ये लोग सिर्फ़ कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं। क्या एड्रेस करेंगे आज यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को? क्या सिर्फ़ ये बच्चे वाक़ई कॉल सेंटर में जा सकते हैं या दे कैन डू मेनी अदर थिंग्स एज़ वेल? देखिए इसमें अगेन वही बात करूँगा, क्योंकि हमारी खुद कम्युनिटी को पता नहीं था कि हम लोग कॉल सेंटर के अलावा कुछ और काम भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला जो था ना, वो हमारी अपनी कम्युनिटी का था, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ने जो ट्रेनिंग्स हासिल की वो सिर्फ़ कॉल सेंटर तक की, या अगर कोई कन्वर्सेशन भी हुई, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉल सेंटर तक ही हुई। आगे हमारी खुद कम्युनिटी ने बात नहीं करी। अगर मैं बात करता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम बैंक्स की बात करते हैं, तो बैंक्स में बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिस पे हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज जा सकते हैं। उसमें थोड़ा-सा काम एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये होगा कि सबसे पहले जो बैंकिंग सेक्टर है, उसको अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। कस्टमर्स को भी अवेयर करना पड़ेगा कि अगर एक ब्लाइंड पर्सन सामने आपसे बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, तो डेफिनिटली कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे केएफसी रेस्टोरेंट है कराची में, तो उन्होंने अपनी अप्रोच को चेंज किया और उनके तमाम स्टाफ जो थे वो हियरिंग इम्पेयर्ड मौजूद हैं। सही है, ये एक अप्रोच चेंज हुई, ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन शुरू हुई, इश्यू प्रॉब्लम खत्म हो गया। एग्जैक्टली इसी तरीके से बाइकिया ने अपनी अप्रोच को चेंज किया। आज बाइकिया में कई ऐसे हमारे राइडर्स हैं जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड हैं। तो यकीनन उनकी अप्रोच चेंज हुई। शुरू में थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, कस्टमर ने कहा ये क्या हुआ, हम कम्युनिकेशन कैसे करें? फिर पता लगा कम्युनिकेशन की तो जरूरत ही नहीं है, हर कुछ वेब के थ्रू हो रहा है, एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है, कोई मसला ही नहीं है। तो वो इश्यूज सॉल्व हो गए। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर बैंकिंग सेक्टर अपनी अप्रोच को चेंज करे, तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, विजुअली इंपेयर्ड पर्संस को इंक्लूड कर सकते हैं बैंक में, क्योंकि मैक्सिमम काम होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, और कंप्यूटर इस वक्त जो हमारे पर्सन विद विजुअली इंपेयर्ड हैं वो बहुत परफेक्ट होते जा रहे हैं। उनकी वजह से बहुत इजीली वो कंप्यूटर में काम भी कर सकते हैं और बैंकिंग सेक्टर की जॉब भी कर सकते हैं। सही है। अच्छा, आप चूँकि अपनी एक एनजीओ के साथ भी ज़ाहिर है आप एसोसिएटेड हैं, आप काम करते हैं। तो आपने आईटी ट्रेनिंग के लिए कुछ कोर्सेज़ वग़ैरह शुरू किए हैं? अगर कोई बच्चा आपके यहाँ करना चाहे आके, तो आप लोग कोई आईटी से रिलेटेड कोर्सेज़ करवाते हो? बिल्कुल, जैसा मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा, अदील राजा, ही इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन पाकिस्तान, और उसके साथ-साथ यमुना इकराम, इनके साथ एक और फीमेल थी जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। तो ये हमारे ही टीचर्स हैं और इनके ही थ्रू हम लोग आईटी कोर्सेज़ पाकिस्तान में करवा रहे हैं, बल्कि हम लोग कराची में फिज़िकली इंस्टीट्यूट में करवा रहे हैं और ऑनलाइन के थ्रू हम पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। इसमें हमने 2-3 तरह से मुख्तलिफ कोर्सेज़ रखे हुए हैं। एक कोर्स तो हमने 1 साल का कोर्स है जिसमें बेसिक से हम शुरू करते हैं, पूरा एमएस ऑफिस और इंटरनेट कम्युनिकेशन पे कंप्लीट करते हैं। सेकेंडली हम लोग जो है वो वेब डेवलपिंग की तरफ जाते हैं और वेब डेवलपिंग हम लोग करवाते हैं, बल्कि रिसेंटली फरवरी में हमारा न्यू कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है वेब डेवलपिंग के हवाले से। इस वक्त भी हमारा बेसिक कोर्स और जो ऑफिस ऑटोमेशन है वो इस वक्त यकीनन कंटिन्यू है, जो कि ये तमाम आईटी कोर्स हमने उस रिक्वायरमेंट्स पे डिजाइन किए हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर्स, या मिसाल के तौर पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये पूरे कोर्सेज डिजाइन हुए हुए जो कि सिंध टेक्निकल बोर्ड और स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से रजिस्टर्ड है। क्या बात है! अच्छा, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को एंड करें, मैं थोड़ा-सा सोसाइटी के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि लोगों का आपको पता है व्यू बड़ा डिफरेंट है। अनफॉर्च्यूनेटली हम वैसे तो पत्थर के ज़माने से निकल आए टेक्नोलॉजी की हद तक तो, लेकिन हमारी सोच शायद अभी भी कहीं न कहीं वहाँ है, क्योंकि अभी भी जो सीनियॉरिटी या मैं अगर कहूँ सुपीरियॉरिटी जो है वो लोग समझते हैं कि वो ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो आपको सोसाइटी में अगर मैं कोई 2 चीज़ें पूछूँ जो आप यहाँ पे हाइलाइट करना चाहें, जिनका आपको इश्यू हुआ और उसमें से फिर आपने किस तरह ओवरकम किया? देखिए, सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ता है वो थिंकिंग है, वो अप्रोच है कि यस ये ब्लाइंड है तो ये ही कैन नॉट डू एनीथिंग।
और वो चाहे शायद मेरा ख्याल है अपनी जगह पे सही होते हैं। उसका रीजन यहाँ पे ये कि सीधी बात है कि हम लोगों की वो स्किल्स नहीं थी या वो एजुकेशन लेवल नहीं था जो हम उनको compete कर पाए। तो गलती किसी की भी नहीं है। इशू ये कि हाँ, हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें 2 काम करने पड़ेंगे। एक सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी को इंस्टीट्यूट्स बनाने, स्कूल को उस लेवल पे लाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हमें सपोर्ट करना पड़ेगा या खुद इस लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर पूरे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स ही नहीं होंगे तो डेफिनेटली हम लोग स्किल्ड नहीं हो सकते और उनके लेवल को compete नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उनको भी आगे आना पड़ेगा और हमारी खुद कम्युनिटी को भी ना हिम्मत करनी पड़ेगी थोड़ी-सी और हमारी कम्युनिटी को भी एक कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा। थोड़ा-सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा स्किल्स को हासिल करने के लिए, जब भी हम उनके लेवल को compete कर पाएँगे। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज है। सेकेंडली जो मैं समझता हूं कि उनको अपने साथ लाके बिठाना पड़ेगा हमें। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं फेमिनिज्म में, तो फेमिनिज्म में भी हमारी फीमेल्स की यही कंप्लेंट थी कि हम सोसाइटी में फिट नहीं हो रही क्योंकि सोसाइटी में हर जगह हमारे मेल हैं। जब सोसाइटी में फीमेल्स उनके साथ आके बैठना शुरू हुई तो ऑटोमेटिकली इश्यूज सबने अंडरस्टैंड भी कर लिया और वो इश्यूज रिजॉल्व हो गए। एग्जैक्टली इसी तरीके से तमाम पार्टीज, तमाम पिकनिक्स, तमाम गैदरिंग्स, तमाम पॉलिसी मेकिंग इदारों में सब जगह पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अपने साथ बिठाना पड़ेगा। जब साथ बैठेंगे तो आपको इश्यूज समझ आएंगे, इश्यूज आप अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, ऑटोमेटिकली मसला हल हो जाएगा। क्या बात है! सलमान भाई यकीन करें इतना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस गुफ्तगू को कंटिन्यू रख सकूँ, लेकिन चूँकि वक़्त हमारे पास कम है, इसलिए हम कंटिन्यू बहुत देर तक रख नहीं सकेंगे। लेकिन मैं आपको ज़रूर ज़हमत दूँगा बाद में भी कि आप इस मौज़ू पर बात करें। इंक्लूसिव सोसाइटी का जो आपने बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बयान किया है, इसी पर ही हम अपनी गुफ्तगू को एंड करेंगे। और बात वही होती है कि अनफॉर्च्युनेटली हमारे लोगों में अभी भी ये ख़्याल है कि अच्छा ये विज़ुअली चैलेंज है, चलो इसको हाथ पकड़ के इसको शायद कि खुदा ना ख़ास्ता भीख तो नहीं माँग रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप उसको हाथ पकड़ के अगर रोड क्रॉस करा देंगे, तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। दरअसल वो इसीलिए वेट कर रहा था किसी का। तो और उसके साथ-साथ बहुत सारे जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पे हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के अंदर जो जितने भी ज़ाहिर है बड़े तालीमी इदारे हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा जब रेस्टोरेंट्स के मेन्यू ब्रेल में हो सकते हैं, तो हमारा निसाब भी ब्रेल में हो सकता है। और जब आईटी कोर्सेज़ के अंदर जॉज़ जैसा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो सकता है, तो हमारे तमाम बड़े-छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में भी जॉज़ जैसी सहूलत को इंस्टॉल करके इन लोगों को बहुत हद तक बाइख्तियार भी बनाया जा सकता है और दे कैन बिकम रियल रोल मॉडल्स फॉर द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज़ वेल। बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर सलमान भाई आपका। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख़्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस वीडियो की बदौलत कम से कम 1% भी अगर लोग अपने आप को झंझोड़ने में कामयाब हो गए, तो शायद मेरा या सलमान इलाही भाई का यहाँ बैठकर गुफ्तगू करने का मकसद पूरा हो जाएगा। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनूँ मैं फिरते हैं मारे-मारे, मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड स्टे क्यूरियस फॉर मच मोर।